हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में अब हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 9th आनुवंशिकी एवं जीनोमिकी। इसमें कुल 3 अध्याय है। 35वां है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अध्याय 36 में पढ़ेंगे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ और अध्याय 37 है उत्परिवर्तन। इन तीनों अध्याय के अंक भाग 5 है, अर्थात बोर्ड में 5 नंबर के प्रश्न इस यूनिट में से पूछे जाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। पहले इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें अपन, तो पहला है मेंडल का जीवन परिचय। दूसरा पढ़ेंगे हम मेंडल द्वारा मटर पादप चयन के कारण। फिर कुछ इस पाठ की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर मेंडल के प्रयोग, 2 प्रकार के प्रयोग पढ़ेंगे, पहला एकल संकर संकरण और दूसरा द्विसंकर संकरण। फिर पढ़ेंगे मेंडल के नियम और फिर मेंडल के नियमों का विचलन यानी अपवाद। इसमें 2 पढ़ेंगे अपवाद, पहला अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा सप्रभाविता। फिर पढ़ेंगे घातक जीन, उसके बाद बहुविकल्पी एलील, फिर बहुप्रभाविता, फिर बहुजीनी वंशागति और लास्ट में पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। अब पढ़ रहे हैं हम मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल को ध्यान रखिए आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को मोरिया गांव जो ब्रून शहर के अंदर ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ये ब्रून शहर वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया नामक देश में आया हुआ है। अच्छा, ये साधारण माली परिवार से थे और इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र के अंदर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया। फिर ये 1843 के अंदर ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए और यहाँ इन्होंने 1849 में ग्रेगर की उपाधि मिली। यानी इनका मूल नाम तो जॉन मेंडल था, ग्रेगर इनकी उपाधि है जो इन्हें पादरी का कार्य करने पर मिली थी। फिर इन्होंने पादरी का काम छोड़ दिया और 1850 में वापस 1 वर्ष का अध्यापन किया। फिर 1851 में वियना विश्वविद्यालय जो ब्रून शहर के अंदर है, यहाँ 3 वर्षों तक इन्होंने गणित प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। फिर 1854 में वापस मॉडर्न स्कूल के अंदर अध्यापक बन गए और आजीवन अध्यापक का काम ही किया। इस दौरान इन्होंने 1857 से लेकर 1865 तक यानी लगभग 8 वर्षों तक उद्यान मटर यानी पाइशम सैटाइवम पर संकरण संबंधी प्रयोग किए और 1866 में अपने इन प्रयोगों को इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक एक साधारण पत्रिका में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से छपवाया। अब 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए मेंडल को जीवित रहते अपने प्रयोगों का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद में इन्हें अपने प्रयोगों का सम्मान मिला। तो इन्हें जीवित रहते अपने प्रयोग का सम्मान क्यों नहीं मिला? इसका पहला कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का अधिक प्रसार नहीं किया था। इस कारण अधिकांश वैज्ञानिकों को मेंडल के बारे में मालूम नहीं चला। अच्छा, फिर मेंडल का एक समकालिक वैज्ञानिक थे नेगली। इन्होंने प्राइमरोज नामक पादप पर मेंडल के समान प्रयोग किए, लेकिन इन्हें जो परिणाम थे वो मेंडल के समान प्राप्त नहीं हुए। इस कारण इन्होंने मेंडल के नियमों को गलत माना। अच्छा, इसके अलावा मेंडल के समय ही डार्विन की एक किताब थी प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की प्राकृतिक द्वारा नई जाति की उत्पत्ति जो मेंडल की किताब थी वो वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय था। इस कारण वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोग की ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, और देखें तो मेंडल एक सामान्य अध्यापक थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। इस कारण भी इन्हें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था और मेंडल के नियम है वो समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आए। यानी उन्हें मेंडल के नियम अच्छे नहीं लगे। उन्हें सिर्फ ये लगा ये मेंडल की केवल कोरी कल्पना है। तो इन सब कारणों के चलते मेंडल को अपने प्रयोगों के लिए मेंडल को अपने प्रयोगों का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। तो सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः स्थापना की। इस कारण तीनों वैज्ञानिकों को मेंडल के नियम के खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो ये 3 वैज्ञानिक कौन थे? पहले जर्मनी के कार्ल कोरेंस, दूसरे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक और तीसरे हॉलैंड के हुगो डी व्रिज। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के परिणाम स्वरूप ही सन 1900 में मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। अब देखते हैं मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उद्यान मटर पर,
तो उसने उद्यान मटर का चुनाव ही क्यों किया, पाइसम टाइम का चुनाव क्यों किया? इसका पहला कारण ये साकीय होता है, छोटा पादप होता है, जिसके कारण कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक पादप उगाए जा सकते थे। दूसरा कारण ये वार्षिक होता है, मतलब इसका जीवन काल अल्प होता है, ये कुछ महीनों अपना जीवन काल पूरा कर लेता है, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक पादप पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। तीसरा, इसका पुष्प उभयलिंगी होता है। तो उभयलिंगी होने से फायदा क्या हुआ कि स्वपरागण तो अपना आप हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर परागण भी कराया जा सकता है। चौथा कारण देखें तो पुष्प में अनून मिल्यता पाई जाती है और इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागणी होता है। अतः मटर के पादप लैंगिक दृष्टि से शुद्ध यानी समयुग्मजी पादप होते हैं और ऐसे पादपों से यानी शुद्ध पादपों से प्रयोग प्रारंभ कराया जाता है और पुष्प आकार में बड़े होते हैं और बड़े होने से फायदा क्या हुआ कि विपुषण द्वारा इनमें पर परागण सरलता से कराया जा सकता है। और छठा कारण देखें तो मटर के पादप में कई सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, संकरण विपर्यासी लक्षणों में कराया जाता है और मेंडल ने मटर में 34 विपर्यासी लक्षण देखे, जिसमें से उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए। तो अब ये 7 जोड़ी लक्षण कौन से हैं विपर्यासी लक्षण, ये अपन को इस सारणी में दर्शाया गया है। विपर्यासी लक्षण में ध्यान रखना, एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो इस तरह लक्षण का नाम लिया है, इस कॉलम में उसमें से प्रभावी लक्षण कौन सा है और इसमें उसमें अप्रभावी लक्षण कौन सा है। और साथ में ये जो अपने अंग्रेजी शब्द काम में लिए जैसे टीटी, स्मॉल टीटी, ये उस लक्षण के जीन प्ररूप है या लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन है। तो अपन लक्षण पहला देखें तो उन्होंने लिया था पादप की ऊंचाई। इसमें लंबा प्रभावी होता है कैपिटल टीटी और बोना अप्रभावी होता है स्मॉल टीटी। दूसरा, पुष्पों की स्थिति, इसमें कक्षीय प्रभावी होता है और शीर्षस्थ अप्रभावी होता है। फिर पुष्प का रंग में बैंगनी यानी कैपिटल पीपी प्रभावी और सफेद यानी स्मॉल पीपी अप्रभावी। फिर अगला लिया था फली का आकार, इसमें फूली हुई प्रभावी होती है और संकुचित अप्रभावी। इसी प्रकार फली के रंग में हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। बीज के आकार में गोल प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी और बीज पत्र के रंग में पीला यानी वाई प्रभावी और हरा यानी स्मॉल वाई अप्रभावी होता है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिक ये भी है कि पुष्प का जो रंग है, जो पुष्प का रंग देखा अपन ने बैंगनी और सफेद, उसके स्थान पर बीज कवच का रंग लेते हैं, जिसमें धूसर यानी जीजी प्रभावी होता है और सफेद यानी स्मॉल जीजी अप्रभावी होता है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल के प्रयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें पहली है आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी। इसमें क्या होता है कि संतति की वह प्रकृति जिसमें वो अपने जनकों से गुण प्राप्त करता है, ये हेरिडिटी कहलाती है। अगली है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिकी और विविधता, इन सब का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाती है। इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग विलियम जॉनसन ने किया था और आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला जीन या कारक। तो डीएनए या गुणसूत्र का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करता है, जीन कहलाता है। जैसे ऊपर अपन ने कैपिटल टीटी है वो लंबेपन का जीन माना था, स्मॉल टीटी है ये बोनेपन का जीन माना था। अच्छा, बाह्य लक्षण या विशेषक। तो संतान में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, जो प्रकट होते हैं, वो उसके विशेषक या लक्षण कहलाते हैं। जैसे मान लो पुष्प का रंग है या मान लो फली का रंग है, ये जो सब लक्षण संतान में प्रकट हो रहे हैं, ये उसके क्या कहलाते हैं, विशेषक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रभावी लक्षण, यानी जनक का वह लक्षण जो संतान में प्रकट हो जाएगा वो प्रभावी कहलाएगा और जनक का वह लक्षण जो संतान में प्रकट नहीं होगा वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। लक्षण प्ररूप क्या है? जीवों के बाहर से दिखाई देने वाले जो भौतिक गुण हैं, उन भौतिक गुणों को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे पुष्प का रंग है, पुष्प की स्थिति है, फली का रंग है, आकार है आदि। जीन प्ररूप क्या है? जीवों के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन ही जीन प्ररूप कहलाते हैं। जैसे लंबे पादप का जीन प्ररूप अपन कैपिटल टीटी ले रहे हैं, बोने पादप का जीन प्ररूप स्मॉल टीटी ले रहे हैं।
अब समयुग्मजी क्या है? तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक समान हो, तो ऐसा पादप समयुग्मजी कहलाएगा। जैसे अपन कह रहे हैं लंबेपन का नियंत्रण कर रहे हैं कैपिटल टीटी, दोनों जीन समान है, तो ये पादप लंबेपन के लिए समयुग्मजी कहलाएगा। ऐसे ही मान लो बोनेपन का नियंत्रण कर रहा है स्मॉल टीटी जीन, तो दोनों जीन स्मॉल टीटी है, तो ये पादप भी बोनेपन के लिए समयुग्मजी होगा। तो विषम युग्मजी कब कहेंगे? जब लक्षण का नियंत्रण करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो। जैसे अपन कहते हैं लंबापन का जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब दोनों जीन अलग अलग हो गए, तो अब ये पादप लंबेपन के लिए विषम युग्मजी कहलाएगा। और यहाँ अपन देखा दोनों जीन समान थे, तो लंबेपन के लिए समयुग्मजी होता है। अब युग्म विकल्प या एलील क्या है? तो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीन है वो एलील कहलाएंगे। ध्यान रखिए, ऐसे जीन जो विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं वही एलील होंगे, अन्य नहीं। जैसे लंबेपन का नियंत्रण कैपिटल टी जीन कर रहा है, बोनेपन का नियंत्रण स्मॉल टी जीन कर रहा है। और अपन जानते हैं लंबापन और बोनापन विपर्यासी लक्षण है, तो ये दोनों जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन, ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी होंगे। अच्छा, इसी प्रकार जो रक्त समूह है इसमें 3 युग्म विकल्पी होते हैं। इस कारण इस घटना को हम बहुविकल्पी कहते हैं। यानी 2 होते हैं तो युग्म विकल्पी, और 2 से अधिक जीन हो जाए तो बहुविकल्पी, जैसे IA जीन, IB जीन और IO जीन। अब आगे देखो अपन प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो जनकों में संकरण कराने पर जो संतति प्राप्त होगी वो कहलाएगी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के पादप वापस संकरण करा दें तो जो संतति प्राप्त होगी वो कहलाएगी F2 पीढ़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट संकरण और संकर। तो अगर हम 2 विपर्यासी लक्षण वाले जनक ले लें और इन जनकों में अगर हम जनन कराने की जो विधि काम में लेंगे कृत्रिम रूप से, वह विधि कहलाएगी संकरण, और इससे प्राप्त संतान कहलाती है संकर कहलाती है। अच्छा, संकरण कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उन जनकों का चयन करना पड़ेगा। फिर अगर उसका पादप उभयलिंगी है तो हमें उसके मादा जनक वाले पुष्प में से पुंकेसर को कलिका अवस्था में काटना पड़ेगा। इस क्रिया को विपुंसन कह देते हैं। फिर जिस पुष्प का विपुंसन किया आपने, उस पर फिर जिस नर पादप का आपको संकरण कराना है, उस नर पादप के परागकण एकत्रित करके उस विपुषित पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरा देते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, अवांछित परागकणों को बचाने के लिए उस विपुषित पुष्प को थैली द्वारा ढक भी देते हैं। इस प्रकार थैली द्वारा ढकना थैलीकरण कहलाता है। और उसके बाद निषेचन हो जाएगा, और जो बीज प्राप्त होंगे उस बीज को उगा करके हम संतति प्राप्त कर लेते हैं, और ये देखते हैं उस संतति में कौन से लक्षणों की वंशागति हुई और कौन सी की नहीं हुई। अब अगर अगला देखें अपन परिभाषा एकल संकर संकरण। ये कब कहेंगे? जब जनक का हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण कराएं। जैसे मान लो लक्षण लिया हमने लंबा और बोना, तो ऐसे अगर एक जोड़ी जनक का लक्षण ले लें और उनमें संकरण कराए तो कहलाएगा एकल संकर संकरण। और अगर संकरण के लिए हम जनकों के 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर फिर संकरण कराएं तो वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण। जैसे हमने लिया गोल बीज और लंबा पादप, और दूसरा लिया हमने इसका बोना और झुर्रीदार, तो लक्षण कितने लिए हमने? 2 जोड़ी। पहला लक्षण जोड़ी क्या था? लंबा और बोना। दूसरा क्या था? गोल बीज और झुर्रीदार। तो लक्षण 2-2 लेकर संकरण कराए तो द्विसंकर संकरण, और एक लेकर आए तो एकल संकर संकरण। ठीक है। अच्छा, व्युत्क्रम संकरण कब कहलाएगा? जब माता पिता का लिंग बदलकर संकरण कराए। जैसे अगर पहली बार हमने लंबे पादप को नर लिया और मादे पादप को बोना, तो दूसरी बार क्या करेंगे? हम लंबे पादप को ले लेंगे मादा और बोने पादप को ले लें नर। तो इस प्रकार लिंग बदलकर संकरण कराएं तो ये कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। अब पढ़ते हैं संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। इसमें क्या करते हैं? जो F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों से करा दें तो वो कहलाएगा परीक्षण कोश, अपने व्युत्क्रम कोश। जिसमें क्या करें हम? अगर F1 पीढ़ी का पादप है उसका संकरण प्रभावी और अप्रभावी दोनों से करा दें तो ये कहलाएगा अपने संकर पूर्व संकरण। मतलब जो F1 पीढ़ी का पादप है उसका संकरण दोनों जनकों से करा दें, प्रभावी और अप्रभावी से, तो कहलाएगा संकर पूर्व संकरण। तो परीक्षण संकरण या टेस्ट कोश में क्या होगा?
इसमें F1PD के पादप का संकरण केवल अप्रभावी जनक से कराना है तो कहलाएगा परीक्षण पुरुष। दोनों से करा दिया तो कहलाएगा संकर पूर्व संकरण, और केवल अप्रभावी से करा दिया तो कहलाएगा परीक्षण संकरण। ठीक है, और इस परीक्षण संकरण का उद्देश्य होता है ये पता करना कि F1PD का पादप सम युग्मजीय है या विषम युग्मजीय। धन्यवाद।